अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहांज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के जो डिज़ायर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आइलैंड कॉन्स्पिरेसी के बारे में। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ज़रूर दबा लीजिएगा। कराची के डिज़ायर इसलिए ज़ेर बहस आ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विफाक की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी होता है जो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देता है ट्विन आइलैंड्स बंडल और गुड्डू के ऊपर। अब बंडल और गुड्डू आइलैंड्स जो हैं ये 12 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जो कराची के दो दरिया के बहुत करीब है। अगर आप कभी DHA फेज़ 8 गए हों और आपने दो दरिया पर बैठकर खाना खाया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि दो दरिया इज़ द एज ऑफ DHA फेज़ 8 और अगर उसे आगे आइलैंड्स के साथ जोड़ना है तो पानी पर रास्ता बनाना होगा। इरादा भी कुछ यही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक एक 6 लेन ब्रिज 1.5 से 2 किलोमीटर का ये स्ट्रिप है जो बननी है फ्रॉम दो दरिया टू दीज टू आइलैंड्स। नाउ सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि 12 नॉटिकल माइल्स में जो कुछ भी है वो सिंध हुकूमत का है, लिहाजा यहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है। खैर, बिलावल महसूस होता है जैसे कि एक एंटी इमरान सेंटिमेंट लेकर चल रहे हैं और सुनना ही नहीं चाहते। उनका ये ख्याल गलत नहीं है क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया उस वक्त बिलावल को लूप में नहीं लिया गया, उन्हें बताया नहीं गया या सिंध गवर्नमेंट को साथ में एक पेज पे नहीं रखा गया। गो के अब अनाउंसमेंट हो गई है कि हम जो भी इन दोनों आइलैंड से इन्वेस्टमेंट आएगी वो सिंध गवर्नमेंट को जाएगी, लेकिन स्टिल जो रिजेंटमेंट है, जो एक एप्रीहेंशन है कि वफाक पता नहीं क्या चाहता है, कब्जा करना चाहता है, जिसके बारे में बिलावल ने एक बड़ी दिल गिरफ्तार ट्वीट भी की कि जैसे मोदी ने गासिबाना कब्जा किया है और वो एक सैंक्शन लगा दिए कश्मीरियों के ऊपर, बिला वजह का कर्फ्यू लगा दिया, इसी तरह इमरान खान ने भी इन दोनों स्ट्रिप्स का फैसला खुद ही कर लिया, विच इज़ आई थिंक जिसने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया इस पर्टिकुलर इशू को। कुछ कश्मीरियों के सेंटिमेंट भी इससे बहुत हर्ट हुए हैं कि हमारी कितनी लंबी स्ट्रगल है जिसका बिलावल ने मोल ही नहीं डाला। खैर, लेट्स लुक एट दिस थिंग इन अ पर्सपेक्टिव। 2006 में जब मुशर्रफ की हुकूमत चल रही थी उस वक्त भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अकील करीम डैडी और आरिफ हबीब जैसे लोग यहाँ इंटरेस्टेड थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके और उस वक्त भी 43 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि आएगी, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ की अपनी हुकूमत इनस्टेबल हो गई उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट खटाई में पड़ गई। 2013 में एक और MOU साइन हुआ और फिर से कंस्ट्रक्शन जो थी वो सुनने में आया कि शुरू हो जाएगी बंडल और गुड्डू आइलैंड पे, जिसमें मलिक रियाज बहुत इंटरेस्टेड थे। मलिक रियाज को आप जानते हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन टाइकून है, जहाँ भी उन्हें पैसा नज़र आता है वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जहाँ पर वो डेवलपमेंट करके ढेर सारा पैसा कमा सकें। सो वो बहुत इंटरेस्टेड थे। इसी सिलसिले में मलिक रियाज की मुलाकात थॉमस क्रैमर से हुई और एक अंदाजे के मुताबिक 460 अरब के करीब जो पैसे थे उन्होंने वापस करने थे इस कंस्ट्रक्शन के एवज, लेकिन ये सिलसिला कायम नहीं रह सका। उन्होंने आर्टिकल 172(1) का हवाला देते हुए कहा कि वो ज़मीन जिसका कोई लीगल वारिस नहीं होता, कोई शरई लीगल वारिस नहीं होता, वो सूबे की होती है अगर उसका कोई लीगल वारिस ना हो तो। देन उन्होंने 172(3) जो है आर्टिकल 172(3) का हवाला देते हुए उन्होंने फिर कहा कि जो धात, गैस, मिनरल, जो मादनियात वहाँ से निकलेंगी किसी भी ज़मीन से, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो वफाक और सूबे की बराबर की हिस्सेदारी में होंगी, यानी 50-50 की हिस्सेदारी होगी दोनों में, वफाक और सूबे में। जब सदर मुमलकत से पूछा गया कि भाई इसकी मिल्कियत तो ऑलरेडी सिंध हुकूमत के पास है इन दोनों आइलैंड्स की, तो सदर साहब ने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंडर आते हैं ये दोनों जजीरे, और ये जजीरे जब पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंडर आते हैं वो डायरेक्टली वफाक का जो है स्वाबदीद है और वफाक ने इसे ओवरसीज़ के हवाले किया है। ओवरसीज़ ने जो कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी है जिसने सारे आइलैंड के मामलात को, तमाम आइलैंड्स के मामलात को देखना है। लिहाजा अब ये डायरेक्टली बंडल और गुड्डू आइलैंड आते हैं पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर। अच्छा जी, ये हो गई सदर साहब से सवाल और जवाब की बात। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि इसमें मसाइल क्या क्या हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैंने आपको सिंध गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ दे दिया, मैंने आपको हुकूमत का भी मौक़िफ़ दे दिया। अब मेरा मशवरा क्या है? मेरा मशवरा ये है जनाब, एक अदना सा मशवरा है,
रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन कूड़ा कराची से सी में फेंक दिया जाता है, समंदर की नज़र कर दिया जाता है। समंदर ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है। आपके जो सी लाइनर्स हैं वो आपको कंप्लेन करते हैं कि आपके ये कूड़ा फेंकने की वजह से हमारे जहाज़ ख़राब हो रहे हैं, हम अगर आप इसी तरह करते रहे तो हम आप लोगों के पास आना छोड़ देंगे। सेकेंडली, 550 मिलियन टन अनट्रीटेड वाटर यानी गंदा पानी रोज़ाना की बुनियाद पर समंदर में बहा दिया जाता है। कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। और ये वो दिन है जब बारिश नहीं होती। जब बारिश होती है तो नदी नालों में भी वो गंदा पानी बहना शुरू हो जाता है। अब हुजूर वाला अर्ज ये है कि अगर आपने कराची की तर्ज पर ही ये काम करना है और अगर आपने इसे इसी तरह रखना है जैसे कि कराची है की हालत हो गई है, तो फिर तो बेहतर है कि आप इन दोनों आइलैंड्स को डेवलप ही ना करें, भाड़ में झोंकें इन सब चीज़ों को, आवाम की खुशनुदी को, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। अगर तो आपने इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है जैसे कि जिससे कि कराची पर भी वजन थोड़ा कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑब्वियसली काफ़ी हद तक मूव कर जाएगी आगे। हमें इससे बड़ा एज और क्या हो सकता है कि हमारी कोस्ट लाइन इस वक्त दुनिया की बेहतरीन कोस्ट लाइन है कराची के पास। लिहाजा अब आप ये सोचें कि हम ज़मीनी रास्तों से कितनी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। टर्की है, ईरान है, इराक है, हम अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं। द थिंग इज़ कि इन तमाम कंट्रीज़ के साथ तो हम ज़मीनी रास्तों से कनेक्टेड हैं। ऊपर की तरफ चले जाएं तो 4-5 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनके पास समंदरी रास्ता है ही नहीं। अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन से बहुत फ़ायदा उठाएंगी। फिर हम डायरेक्टली दुबई को कंपटीशन करेंगे। दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज यू नो, एंड जब आप ऐसी ट्विन सिटीज़ यहाँ पाकिस्तान में डेवलप कर देंगे तो इट विल अगेन कॉल इन अ लॉट ऑफ टूरिज्म, अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा फॉरेन करेंसी जनरेट होगा। लेकिन मेरी अर्ज़ ये है कि अगर ये गंदा पानी और कचरा आपने यूं ही समंदर में बहाना है और इसका हल कोई नहीं निकालना, तो बेहतर है कि आप अभी इस प्रोजेक्ट को डंप कर दें, क्योंकि होना ये चाहिए कि उस कूड़े में से बायोडिग्रेडेबल खाद बनाई जाए, उसे एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाए। जो पानी अनट्रीटेड हम समंदर की नज़र कर देते हैं उसे सैलिनेशन उसकी की जाए, उसे पीने के और इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। वो जो किल्लत पानी की ऑलरेडी कराची में है उसे पूरा करें। लेकिन जब तक हम इन तमाम मसाइल को ऑन वन पेज लेकर इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये है मेरा तज्जिया। आप क्या समझते हैं, इसमें क्या किया जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।